नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DRS चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका भाग 6 देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अंत में हम लोग जितना भी पढ़े रहेंगे उनके MCQ क्वेश्चंस भी इसी प्रश्न में देखेंगे, यानी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन, किसी चीज़ का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर कैसे होने लगा और उसका उपभोग किस प्रकार से किया जाने लगा। तो देखते हैं युद्धोपरांत सुधार, यानी युद्ध के बाद क्या सुधार हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से उभरी। हालांकि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में आरंभ हो चुका था, लेकिन तेज़ी से उभरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी 1920 के दशक में यह अमेरिकी उत्पादन की प्रमुख विशेषता बनी। यानी जो 1920 का दशक था, जैसे 1920, 21, 1922, 23, इस समय यानी 1923 तक अमेरिका में जो उत्पादन था वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड जो कार निर्माता कंपनी के मालिक थे, तो ये पूछा जाता है कार निर्माता के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, उनकी क्या भूमिका रही। तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉयट में असेंबली लाइन शुरू कर दिया। असेंबली लाइन ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जिससे हर 3 मिनट में एक कार बनने लगी। यानी असेंबली लाइन शुरू करने से हर 3 मिनट में एक कार बनने लगी। असेंबली लाइन का मतलब होता है कि सीरियल नंबर से, जैसे कहाँ पर उस कार का पहिया लगेगा तो फिक्स है कि वहाँ पर सिर्फ पहिया लगेगा। इसके बाद कहाँ गेट लगेगा, कहाँ शीशा लगेगा, कहाँ पर उस पर पेंट किया जाएगा, तो यही असेंबली लाइन होता है। हर काम का हर जगह फिक्स होता है। तो असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार होने लगी थी। इसके बाद टी मॉडल नामक कार 1908 में बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। तो टी मॉडल यानी कार जो सामान्यतः कारें होती हैं, उसी में की एक कार थी जो टी मॉडल के आधार पर थी। तो उससे पहले भी कारों का उत्पादन होता था, लेकिन 1908 में बृहद यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने वाली पहली कार जो थी वो टी मॉडल नामक कार थी। इसके बाद क्या हुआ, असेंबली लाइन। देखिए असेंबली लाइन जैसा कि बता दिए हैं क्रमबद्ध उत्पादन, जहां हर चरण में वस्तु का एक भाग जोड़ा जाता है जब तक वह पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए। यानी वो फिक्स रहता है कि कहाँ उस पर किस चीज़ को जोड़ना है, कहाँ उस पर पहिया लगाना है, या कहाँ उस पर स्टीयरिंग लगाया जाएगा, कहाँ पेंटिंग किया जाएगा, कहाँ दरवाजे लगाए जाएंगे, कहाँ बोनट लगेगा, कब इंजन कसा जाएगा। तो ये सब फिक्स होता है और ऐसा करने से बहुत तेज़ी से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो इसे ही कहा जाता है असेंबली लाइन। इसके बाद असेंबली लाइन के बाद क्या हुआ कि मज़दूरों की स्थिति, यानी जब असेंबली लाइन का शुरुआत कर दिया गया तो लगातार एक ही काम करने से मज़दूर थकने लगे, यानी काम की रफ्तार तेज़ हो गई थी, मशीनें तेज़ी से आती थी और उसको जल्दी जल्दी सेट करना पड़ता था। इसलिए 1914 यानी 1914 में क्या स्थिति हुआ कि फोर्ड जो हेनरी फोर्ड थे कंपनी के मालिक, उन्होंने वेतन $5 प्रतिदिन कर दिया। यानी जो वेतन था उसको बढ़ा दिया गया। तो कितना किया गया, $5 प्रतिदिन वेतन बढ़ा दिया गया। यानी उत्पादन हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, उत्पादन वृद्धि, फोर्ड की प्रणाली से लागत घटी। यानी फोर्ड की जो हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन की शुरुआत किए थे, इससे जो लागत था यानी पैसा वो तो घट गया और उत्पादन में वृद्धि हो गई, यानी बढ़ने लगा। फिर उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार, मजदूर भी अब कार, फ्रिज, रेडियो आदि कर्ज पर खरीदने लगे थे। यानी इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया था और मजदूरों की आय भी यानी उनकी सैलरी भी बढ़ा दिया गया, जिसके तहत वो लोग भी कर्ज पर गाड़ियों को खरीद सकते थे। यानी हायर परचेजिंग व्यवस्था, यानी गाड़ी ले लेंगे और अंत में पूरा कर्ज चुकाने के बाद जब उसका पूरा कर्ज चुका देंगे तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसे ही हायर परचेजिंग व्यवस्था कहते हैं। फिर
आवास क्षेत्र में उछाल, मकान निर्माण से रोजगार और उपभोग दोनों बढ़े। जब पैसा आने लगेगा तो मकान बनाया जाएगा, रोजगार बढ़ेंगे, उपभोग यानी वस्तुओं का यूज किया जाएगा। फिर अमेरिका का वैश्विक प्रभाव, 1923 तक अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया था। यानी 1923 में, 1920 में ये सब शुरुआत हुआ, 3 साल बाद जाते जाते 1923 में दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला जो देश था उस समय वो अमेरिका देश बन गया था, यानी सबको कर्ज देता था। इसके बाद क्योंकि सब लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ कट के परेशान हो गए थे, उस समय भारत गुलाम था ही। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1929 तक यही तेज़ी असंतुलन बन गई। यानी जब आप ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो ठोकर लगने का भी चांसेस रहते हैं। तो 1919 तक यही तेज़ी असंतुलन बन गई और विश्व महामंदी में फंस गया। यानी दुनिया महामंदी में कब फंसी, तो 1929 में। अमेरिका सबसे बड़ा ऋणदाता देश कब बन गया था, तो 1923 में बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा था। तो ये है 1929 में महामंदी, यानी अमेरिका में महामंदी या विश्व महामंदी की शुरुआत 1929 से हो गई। इसके बाद महामंदी क्या होता है, यानी जो महामंदी है वो क्या है, तो विश्वव्यापी महामंदी की शुरुआत, विश्वव्यापी आर्थिक यानी रुपए पैसे वाली महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई। इस समय उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यापार सब घट गया था। यानी प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, उत्पादन भी नहीं हो रहा था, रोजगार घट गया था, आय लोगों की घट गई थी। इसके बाद व्यापार भी ठप हो गया था। तो काफ़ी समस्या वाला ये समय था। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस महामंदी के कई कारण थे, जिसमें से पहला कारण है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन होता गया तथा इसी वजह से अनाजों की कीमत गिरती चली गई। अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसान अधिक पैदावार करने के बारे में सोचें, जिससे कि बाज़ार में अधिक अनाज आ जाए। यानी जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, यानी अनाजों की डिमांड कम हो गई, तो जो किसान थे वो और अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगे, ताकि अधिक पैदावार करने के बारे में सोचने लगे, जिससे कि बाज़ार में अधिक अनाज आ जाए और उनकी कीमत और भी कम हो गई। अब बताइए, अधिक अनाज बेचने के बारे में वो लोग सोचे कि हम अपनी आय को बढ़ाएंगे, और जब अधिक, जैसे मान लीजिए एक दौर आता है कि जब मार्केट में मूली बहुत अधिक हो जाती है तो कोई पूछता ही नहीं है, तो सेम यही प्रोसेस हो गई थी। और इसका दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है 1920 के दशक में यूरोप तथा अन्य देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध में हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए उद्योग स्थापित कर रहे थे। 1920 के दशक में चूँकि जो प्रथम विश्व युद्ध था 14 से 18 तक चला था, तो सब लोग जो कर्ज में डूबे हुए थे वो लोग अमेरिका से पैसा ले करके अपने निवेश कर रहे थे, अपने लिए नया निर्माण यानी कुछ बनाने के लिए सोच रहे थे और बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो कर्ज लेना आसान था, यानी अमेरिका भी आसानी से कर्ज दे रहा था। लेकिन जैसे ही 1928 में आर्थिक संकट की संभावना दिखी, तो जो अमेरिका था वो क्या किया, अमेरिका अपनी पूंजी वापस लेने लगा। यानी जब उसको लगा कि नहीं अब खतरा है, तो अपने पैसे को वापस लेने लग गया। फिर उसके बाद 1928 से पहले अमेरिका ने शेष विश्व को $1 अरब कर्ज दिया हुआ था। तो अमेरिका कितना कर्ज दिया हुआ था, $1 अरब कर्ज दिया हुआ था। लेकिन आर्थिक संकट की संभावना दिखने पर वर्ष भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल $1/4 अरब रह गया था। यानी जहाँ पर $1 अरब, तो $1 अरब का अगर 1/4 करेंगे तो 25 अरब हो जाएगा। यानी 1/4, अगर 100 अरब है तो 25 अरब हो जाएगा। इसके बाद इस झटके को पाउंड, यानी जो कि इंग्लैंड की मुद्रा है, पाउंड भी बर्दाश्त न कर सका और उसकी भी कीमत गिर गई। यानी अमेरिका विश्व का ऐसा देश है, यानी उस समय ऐसा देश था कि उसकी अर्थव्यवस्था
गिरने से या टूटने से पूरी दुनिया महामंदी के जाल में फंस गई। और तो और क्या हुए, 1933 ईस्वी तक 1929 से महामंदी की शुरुआत हुई और 4 साल बाद 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे। यानी 4 साल में 4000 बैंक बंद हो गए। इसके बाद 1929 से 1932 यानी 3 साल के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यानी 3 साल में 1,10,000 कंपनी बंद हो गई, वो भी आज से 100 से भी अधिक साल पहले, 105 साल हो गया। 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। इसके बाद क्या हुआ, भारत, अब इसके बाद देखेंगे भारत में महामंदी किस प्रकार से आई। यहाँ तो हम लोग अमेरिका का देख लिए, अमेरिका के बारे में कि कैसे चौपट हो गया। और इसका एक कारण ये थोड़ा सा आसान होगा समझना। ये जो पहला कारण कृषि वाला है, तो ये कृषि वाला कारण इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चूँकि जब प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था तो इससे पहले जो यूरोप महाद्वीप था वहाँ पर भर भर के गेहूं का उत्पादन होता था और वो पूरी दुनिया को गेहूं निर्यात करता था, देता था। लेकिन जैसे ही वह युद्ध में फंसा तो इधर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से गेहूं उत्पादन होने लगा और ये लोग पूरी दुनिया को गेहूं प्रदान करते थे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तुरंत 1-2 साल बाद यूरोप में फिर से गेहूं का उत्पादन होने लगा। इधर से ये देश भी गेहूं का उत्पादन करने लगे। परिणाम स्वरूप बाज़ारों में गेहूं की कीमत एकदम घट गई, क्योंकि जो उसका आयात निर्यात था बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन होने लगा था। इस प्रकार से ये सब महामंदी के कारण है। महामंदी का मतलब कि जब कोई भी चीज़ बहुत अधिक हो जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। इसके बाद अब देखेंगे कि भारत किस प्रकार से महामंदी में फंस गया। तो चलिए, ये है हमारा भारत। भारत और महामंदी। औपनिवेशिक भारत, यानी जो औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। 1928 से 1934 के बीच आयात निर्यात घटकर 50% पर आ गया था। बताइए, 1929 में विश्व महामंदी की शुरुआत हुई, यानी 1-2 साल पहले से दिखने लगा था महामंदी का लक्षण, और 1928 से 34 यानी 6 साल के बीच जो आयात निर्यात था वो घट करके 50% पर आकर के रुक गया था। तो ये भी पूछा जाता है आयात निर्यात कितना प्रभावित हुआ था, तो 50%। इसी दौरान भारत में गेहूं की फसल की कीमत भी 50% तक गिर गई थी। यानी पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन हो रहा था। तो इस प्रकार से भारत में भी 50% गेहूं की कीमत क्या हो गई, गिर चुकी थी। बंगाल से निर्मित होने वाले, ये जो दिया है जूट, बंगाल से निर्मित होने वाले जूट के दाम भी 60% तक नीचे गिर गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जूट दिया है, जूट होना चाहिए। जो लोग फसलों को बेचकर अधिक लाभ के बारे में सोच रहे थे उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। तो जूट का उत्पादन कहाँ से, बंगाल, यानी जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है, वहाँ के कपास जो था, जूट था, कपास नहीं, जो जूट था उसकी कीमत 60% नीचे आ गई, जूट 60%। इसके बाद जो लोग फसलों को बेचकर अधिक लाभ के बारे में सोच रहे थे उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। यानी पूरी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी। फिर कुछ लोगों के तो घर में रखे हुए स्वर्ण यानी सोने के आभूषण को भी गिरवी पर रख दिया गया था। यानी यहाँ तक कि जो सोना था उस सोने को भी गिरवी रख दिया गया था इस महामंदी से बचने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसी महामंदी के दौरान भारत बहुमूल्य धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा। यानी महामंदी के दौरान भारत किस धातु का निर्यात कर रहा था, तो सोने का निर्यात करने लगा था। इसके बाद प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था किन्स के अनुसार, यानी उनके अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक
अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में बहुत मदद मिली। यानी भारत से जब सोने का निर्यात किया जाने लगा, यानी इंग्लैंड भेजा जाने लगा, तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी लाभ हुआ, यानी मदद मिला। यह मंदी शहरों की तुलना में गांव में अधिक थी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो शहर के लोग होते हैं वो कंपनी में काफ़ी काम वाम करके रोज़गार मिल जाता है, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है। और शहरों में कुछ विशेष करके जैसे गवर्नमेंटेड लोग रहते हैं, सरकारी लोग रहते हैं, तो उनकी सरकारी नौकरी रहती है तो उनको बढ़ाया वेतन मिल जाएगा। गांव के जो ज़मींदार रहेंगे उनको चाहे जनता मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपना लगान चाहिए, यानी टैक्स वो ले लेंगे। तो ये लोग सही थे, लेकिन जो गांव की महामंदी थी वो काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर हो गई थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। यानी राष्ट्रवादी खेमा का मतलब होता है कि जो नेता लोग थे उन्होंने दबाव दिया कि दूसरे देशों से आयात को कम किया जाए, यानी बंद किया जाए, क्योंकि दूसरे देशों से जब वस्तुएं आ रही हैं हमारे देश में तो हमारे देश में आकर के वो महंगाई को एकदम गिरा दे रही हैं, और जब सब कुछ सस्ता हो जा रहा है तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उनको रोका जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब शुरुआत होता है कि अब हम लोग देखेंगे कि कितना पढ़े हैं और हमें कितना याद हुआ है। तो अब ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर अब देखेंगे। अब पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसी रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसा कि हम बताए हैं सबसे तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था जो यदि थी तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन होगा कौन वाला, बी वाला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणाली की प्रमुख विशेषता किस दशक में विकसित हुई थी। यानी किस दशक में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने वाली व्यवस्था को विकसित किया गया, तो इसका भी ऑप्शन होगा बी, 1920 के दशक में। इसके बाद अगला प्रश्न है असेंबली लाइन प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो कार निर्माता कौन थे, हेनरी फोर्ड, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद असेंबली लाइन का अर्थ क्या होता है। यानी असेंबली लाइन बताए हैं कि एकदम क्रम से कौन सा पार्ट पुर्जा कहाँ बनना है वो एकदम क्रम से रहेगा। तो क्रमबद्ध यानी असेंबली लाइन का मतलब होता है कि क्रमबद्ध उत्पादन प्रणाली, यानी ऑप्शन सी, क्रमबद्ध उत्पादन प्रणाली जिसमें हर चरण पर भाग जोड़ा जाता है, यानी फिक्स रहता है कि यहाँ पर यही काम करना है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, क्रमबद्ध उत्पादन प्रणाली जिसमें हर चरण पर भाग जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फोर्ड द्वारा शुरू की गई पहली बृहद यानी बहुत बड़े उत्पादन वाली कार कौन सी थी। तो वो कार का मॉडल कौन था, तो जैसा कि हम बता दिए हैं ऑप्शन सी, यानी टी मॉडल वाली कार थी जो बहुत बड़े पैमाने पर। इससे पहले कारें बनती थीं लेकिन असेंबली लाइन नहीं था तो धीरे बनती थी, लेकिन जब असेंबली लाइन की शुरुआत कर दिया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर, यानी सिर्फ 3 मिनट में एक कार बन के तैयार हो जाती थी। 1900 बताइए, उधर 1920-24 की बात है, मतलब क्या ही कहा जाए, अमेरिका कितना आगे है। 1920-30 में 3 मिनट में एक ठो कार बना दे रहा था। फोर्ड ने मजदूरों का वेतन $5 प्रतिदिन कब किया था। तो कब किया था, यानी ये बात कब की है, तो 1914 में। यानी 1914 में हर 3 मिनट पर एक कार बन कर के तैयार हो जाती थी। इसका ऑप्शन होगा बी वाला, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लाइन का परिणाम क्या हुआ। असेंबली लाइन से क्या हुआ, लागत बढ़ा कि उत्पादन घटा। तो लागत घट गया और उत्पादन बढ़ गया, यानी लागत घटी और उत्पादन बढ़ा, ये दोनों मिला के ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, मजदूरों ने उपभोक्ता वस्तुएं कैसे खरीदी। तो जो मजदूर थे वो किस प्रकार से, कैश यानी नगद खरीदता था सबकी कर्ज पर। तो ऑप्शन बी कर्ज पर, जैसा कि बता चुके हैं। इसके बाद
1923 तक अमेरिका की स्थिति क्या हो गई थी? 1923 तक तो ये क्या ही कहा जाए, सबसे बड़ा क्या ऋण देने वाला यानी कर्ज देने वाला ऋणदाता देश बन गया था। सबसे बड़ा ऋणदाता देश था अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? यानी 10th नंबर बोल रहा है। तो विश्वव्यापी महामंदी 1928 से लक्षण दिखने लगे थे और ये 1929 तक पूरी तरह से आ गया था। और सबसे भयंकर पूछता है तो सबसे भयंकर वाली महामंदी 1931 में हुई थी और शुरुआत 1929 में। महामंदी के दौरान सबसे पहले किस क्षेत्र पर असर पड़ा था? तो सबसे पहले अगर खेती पर पड़ा था, क्योंकि खेतों से अनाज उगा करके ले जाया जा रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कृषि क्षेत्र। किसानों द्वारा अधिक उत्पादन करने से क्या परिणाम हुआ? तो किसानों द्वारा जब अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो वस्तुओं की जो अनाज था उसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? तो जब उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होगा तो कीमत ऑटोमेटिक घट जाती है, एक दूसरे का दोनों उल्टा है। तो जब अधिक उत्पादन होने लगा तो कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी इस तरह से कीमत घट गई। ऑप्शन इसका बी वाला सही है। इसके बाद 1920 के दशक में यूरोपीय देशों ने अमेरिका से कर्ज क्यों लिया था? तो युद्ध की भरपाई करने के लिए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 1928 से पहले अमेरिका ने विदेशों को लगभग कितना कर्ज दिया था? तो कितना कर्ज दिया था अभी अभी बताया है, लगभग 1 अरब डॉलर, यानी 1928 से पहले। लेकिन जैसे ही लगा कि अब संभावना है खतरे की तो तुरंत 1/4 यानी घट गया। फिर आर्थिक संकट के बाद अमेरिका ने अपनी पूंजी वापस ले लिया, इसका असर क्या हुआ? इसका असर क्या हुआ? डॉलर मजबूत हो गया कि पाउंड कमज़ोर पड़ गया? तो जैसा कि अभी अभी बताएं, जो पाउंड था वो क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1939 यानी क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 1939 यानी 1933 तक अमेरिका में कितने बैंक बंद हो चुके थे? तो 1933 4 साल में, अभी अभी बताएं कि 4 साल में लगभग 4000 से भी अधिक यानी 4000 बैंक क्या हो चुके थे? बंद। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1929 से यानी 1929 से 1932 के बीच कितनी कंपनियां बंद हो चुकी थी? तो कंपनियों की संख्या 1,10,000 यानी 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी थी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन जो डी है वो वाला सही होगा। फिर क्या, देखते रहिए बस। भारत का आयात निर्यात 1928 से 1934 के बीच कितना घट गया था? यानी जब महामंदी का दौर था तो भारत में जो आयात निर्यात था वो 50% डाउनफॉल हो गया था, यानी नीचे गिर गया था। इसके बाद महामंदी के दौरान भारत में गेहूं की कीमत कितना घट गई थी? तो गेहूं का कीमत अभी अभी बताए थे, आयात निर्यात के साथ साथ गेहूं भी 50% क्या चल रहा था? माइनस चल रहा था, यानी गिर चुका था। बंगाल के जूट के दाम, तो जूट ये भी पूछता है कहाँ उगाया जाता है? तो बंगाल। जूट का मतलब पटुआ होता है, जो कि देखे होंगे गन्ना जैसा लंबा लंबा होता है, हरा हरा, उसको पानी में सड़ाया जाता है फिर जूट बनता है। तो जूट बंगाल में उगाया जाता है आज भी, और इसकी कीमत 60% है, यानी 60% तक क्या हो गई थी? डाउन हो गई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद महामंदी के दौरान भारत ने किस वस्तु का निर्यात बढ़ाया था? यानी जब भारत में महामंदी का दौर चल रहा था तो भारत की किस वस्तु के देने से दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी थी? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो सोना था, अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार सोना को देने से विश्व की जो महामंदी थी इसको सुधरने में थोड़ा सा हेल्प मिला। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत के सोने के निर्यात से विश्व अर्थव्यवस्था को मदद मिली? तो ये अभी अभी बताए हैं। कौन कहने वाला था? तो कहने वाला ऑप्शन बी यानी कीन्स बताए थे। एडम स्मिथ क्यों जा रहा है? कीन्स। इसके बाद
महामंदी का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ा था? तो महामंदी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था कृषि मतलब शहर की गांव। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी गांव में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। फिर राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार क्या चीज़ बंद कर दिया? तो आयात को बंद कर दिया और सीमा शुल्क लगा दिया। यानी बंद करने का मतलब जब आप सीमा का शुल्क लगा देंगे कि हमारे देश में आएंगे तो आपको शुल्क यानी टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे ही कहा जाता है सीमा शुल्क बढ़ाना, जिससे कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो कोई बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि महंगी वस्तु को खरीदता कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, यानी सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिससे कि बाहर की वस्तुएं हमारे भारत में न आ पाएँ। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क बढ़ाने का परिणाम क्या हुआ? तो आपको अभी अभी बताए हैं कि अगर सीमा शुल्क को बढ़ाया जाएगा तो आयात हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी बाहर से चीज़ें हमारे देश में आ नहीं पाएंगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। मतलब कि जो चीज़ नहीं आ पाएगा उसको बनाने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा निवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका ऑप्शन ए सही। तो ये रहा टोटल हमारा 25 क्वेश्चन और थ्योरी के साथ बताए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो क्लास है ये कैसा रहा, और इसको बढ़िया से पढ़िए, इसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये सब रहा, और इसको क्वेश्चन को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब हम रिवाइज नहीं करवाएंगे क्योंकि पढ़ा दिया गया है अच्छे से। और कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन? ये है। तो इस प्रकार से ये रहा क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।